वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आप लोग के साथ जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है वो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ या यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लूँ? सर दोनों कर दें, शेयर भी कर दें, स्क्रीन भी शेयर कर दें। ये तो गलत बात है फिर। सर फिलहाल स्क्रीन शेयर कर दें, बाद में शेयर कर दीजिएगा लेक्चर के बाद। चलो मैंने स्क्रीन भी शेयर कर ली है और यहाँ से आप लोग के साथ वो शेयर भी कर लेते। पीपीटी स्लाइड्स, ये अभी शेयर हो रही है। मैं एक मिनट, ये चैट में मैंने शेयर कर ली, ठीक है। डाउनलोड कर लो। अच्छा, स्क्रीन आप लोग का शेयर है? यस सर, स्क्रीन शेयर है। अच्छा, प्रोग्रामिंग फॉर बिग डेटा, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, समझने कुछ नजर आ रहा होगा। यस सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा को प्रोसेस करना है या बिग डेटा को प्रोसेस करना है तो ऑलरेडी जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन से मेथडोलॉजी यूज कर रही है, या अगर वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूज कर रही है जो बिग डेटा टेक्नोलॉजी को या बिग डेटा को हमने प्रोसेस करना होता है, और कौन कौन से उसको स्टार्ट में इनिशियल प्रॉब्लम नजर आ रही थी और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई है। अगर सॉल्व हो गई है तो उसके जो एपीआईज हैं या उसके जो कुछ टेक्निक्स हैं उसमें अभी क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह मिड के बाद हम थोड़ा सा ज़्यादातर थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये आप लोगों ने स्लाइड नंबर वहां से आप लोग चेक करते रहना है, ठीक है, कि हम कौन से स्लाइड पे हैं। अभी वाई आउटलाइंस है, आउटलाइन में वाई बिग डेटा, चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। अगर बिग डेटा का जब कंसेप्ट आया तो व्हाट वाज बिफोर, उसके साथ में क्या क्या कंसेप्ट थे और वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी या कौन सी मेथोडोलॉजीज थी जिसके जरिए बिग डेटा को एनालाइज और प्रोसेस करना शुरू कर लिया। उस टेक्नोलॉजीज के अंदर जब थोड़े से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं या उन मेथोडोलॉजी के अंदर जब प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे तो उन प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करना शुरू कर लिया तो क्या इवॉल्व हो गया, एक नई इंडस्ट्री निकल आई या एक नई एक एरा निकल आया जिसे अब कंप्लीट उस डेटा साइंस या ऐसे बिग डेटा हम कहते हैं। तो उसके इनिशियल कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे या इनिशियल कौन कौन से एपीआई थे या कौन कौन से मेथड्स थे, उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बेस की हुई है सारी आजकल जितनी भी आपके पास जो एपीआईज हैं। फॉर एग्जांपल अपाचे स्पार्क है या मीसोस हैं या कुछ और लाइब्रेरीज हैं क्लाउड एरा ने जो लॉन्च की हुई, या अपाचे के पास जो एपीआईज हैं, तो वो सारे एक्चुअली बेस करते हैं आपकी इनिशियल जो एपीआईज हैं या इनिशियल मेथड्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस कर देते हैं। पर वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे इवॉल्व हो गए आ गई इसी तरीके से, तो आज के लेक्चर में हम ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा सा उसको हजम करने की कोशिश करनी है। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप लोग पूछ भी सकते हैं कि सर जी क्या आप कह रहे हैं, ये तो आप गलत कह रहे हैं, ये इस तरह के। ठीक है बेटा। अच्छा, वाई बिग डेटा। सर बिग डेटा ही क्यों? जी सर, आप लोगों को पता है कि अभी ये स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने ये वाली स्लाइड्स आप लोगों को दिखाई थी, और अभी भी आपके पास जो डेटा जो जनरेट हो रहा है तो हर एक चीज या हर एक डिवाइस आपके पास डेटा जनरेट कर रहा है।
पहले क्या करते थे कि सिर्फ कंपनीज वगैरह ये जितने भी होते थे वो डेटा जनरेट करते थे और अपने पास सेव भी रखते थे और उसके बाद फिर उसके ऊपर एनालिसिस वगैरह करते थे। अब क्या है कि अब आपके पास कंपनीज तो डेटा जनरेट कर रही है, कंपनीज के साथ साथ बाकी जितने भी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या जितने भी हमारे पास डिवाइस है जिसका यूजर के साथ इंटरेक्शन होता है वो डेटा जनरेट कर रहा है हर एक सेकंड। ये आपके पास 2019 की पर मिनट का डेटा जनरेशन रिपोर्ट है कि फॉर एग्जांपल 2019 में पर मिनट के ऊपर जो डेटा जनरेट हो रहा था वो इस फॉर्म में हो रहा था और इस इतने क्वांटिटी के लेवल पे ये हो रहा था। यूट्यूब में यूजर जो वॉच करता है वो 45 लाख समथिंग है पर मिनट के अंदर वीडियोस वॉच हो रही है। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर 2,77,000 पोस्ट हो रही थी। ये कोई ग्रिप हब है जिसपे ऊपर ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर इतनी वीडियोस यूजर स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। जिफी है जिसके ऊपर जिफ्स वगैरह अपलोड होते रहते हैं, आप लोगों की मीम्स हैं, ये इतनी ज्यादा आपके पास 48 लाख अपलोड हो रही थी। इसी तरह ट्विटर्स हैं, टम्बलर्स हैं, टेक्स्ट सेंड हो रहे हैं, गूगल के ऊपर सर्चेज हो रही हैं, टिंडर है, उबर है, एयरबीएनबी, अमेरिकन। ये तो सिंपल आपके पास ये वो एप्स हैं जिनका आपके साथ थोड़ा बहुत वास्ता रियल में डेली बेसिस के ऊपर होता रहता है। तो ये इतने नंबर ऑफ में आपके पास डेटा पर मिनट के लिहाज से जनरेट कर रहा है। तो अगर आप बाकी एप्स इसके अलावा आजकल जो फॉर एग्जाम्पल कोविड की वजह से जो टीम के ऊपर डेटा जनरेट हो रहा है या इस टीम से मिलते जुलते बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके ऊपर जो डेटा जनरेट हो रहा है तो जाहिर बात है वो डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एनालिसिस हो रही होती है। तो जब एनालिसिस हो रही होती है और इस तरह जब जनरेट हो रहा होता है तब आपके पास फॉर एग्जांपल जो एक सिंगल कंप्यूटर या एक सिंगल सर्वर का मैनेज करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक सिंगल सर्वर या एक सिंगल कंप्यूटर इसको मैनेज कर सके। जब सिंगल सर्वर और सिंगल कंप्यूटर जब उसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता है तब हम क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं। जाहिर बात है जब हम क्या करते हैं कि जब किसी घर में तमीराती काम हो रहा होता है तो जब एक बंदे से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था तो क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर लेते हैं। एक मजदूर नहीं है 10 मजदूर ले आते हैं और उस काम को डिवाइड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, मजदूर 1, मजदूर 2, मजदूर 3, इसी तरह सारे जितने भी हैं हर एक को वो एक काम टास्क असाइन कर लेते हैं और वो सारे मजदूर मिलके और कुछ और मेंबर्स और कुछ और साहिबान मिलके पूरे एक घर को एक कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब ये तो नहीं होता ना कि इसी तरीके से फिर हम डेटा को डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक कंप्यूटर से नहीं हो रहा था या एक सर्वर से नहीं हो रहा था तो हम डेटा को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स में। जब डेटा को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स में या डिफरेंट सर्वर्स में तब हमारे पास कंसेप्ट किस चीज का आता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस का, कि डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स में और वो कंप्यूटर्स आपके साथ कनेक्टेड होते हैं सारे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 या 12 या 15 या जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे आपके पास कनेक्टेड हैं। आपने किसी एक स्टोर का डेटा को एनालाइज करना है कि फॉर एग्जांपल दराज के फॉर एग्जांपल ये जो पता नहीं कौन सी सेल आई थी अभी रिसेंटली 11/11 सर 11 हाँ 11/11 सेल जो आई थी, तो आपने उसी टाइम पे एनालाइज करना है कि फॉर एग्जांपल किस एरिया से किस चीज की ज्यादा ऑप्शन ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। तो इसके लिहाज से उस एरिया की आपने जाहिर बात है कुछ और चीजें भी आपने साथ में कुछ ऐड करवानी है या कुछ इसके ऊपर प्रमोशन लगवानी है या कुछ डिलीवरी चार्जेस फ्री करवानी है, जो भी है उसके मुताबिक आपने कोई ना कोई एनालिसिस वगैरह के ऊपर करनी होती है। तो कोई एक कंप्यूटर का काम नहीं होता कि फॉर एग्जांपल 11/11 में पूरी दुनिया से दराज के ऊपर
या अली एक्सप्रेस के ऊपर वो सेल हो रही होती है, ऑर्डर प्लेस हो रहे होते हैं, तो एक सिंगल कंप्यूटर उसको प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। तो क्या करते हैं, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स में। जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स को काम करना होता है, कौन कौन से कंप्यूटर काम नहीं कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये बिग डेटा का कंसेप्ट आया कि जब इतने नंबर आपके पास डेटा जनरेट होना शुरू हो गया, तब आपके पास वो क्या क्या मुश्किलात है, क्या क्या वो चैलेंजेस आ गए जिसकी वजह से आपने या रिसर्चर्स ने सोचना शुरू किया कि हाँ जी ये एक सिंगल कंप्यूटर का काम तो नहीं है, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर या सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक सिंगल सर्वर ये काम नहीं कर पा रहा होता है। तो उन्होंने कुछ नया शुरू कर लिया। अब इन सारी चीजों को जो आपके पास कंसेप्ट आया कि फॉर एग्जांपल ये एक बिग डेटा की तरफ जा रहा है ये सारी चीजें, और बिग डेटा के बारे में आजकल जो बातें हो रही हैं हर एक उसके बारे में बातें करता जा रहा है। एग्जैक्टली किसी को आइडिया नहीं है कि एक बिग डेटा है क्या चीज। जिस तरह हम टीनेज में जो हमारे पास आइडियाज आते रहते हैं दिमाग में कि खोखे पे बैठ के जब आप लोग चाय पी रहे होते हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट आइडियाज शेयर करते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता नहीं है कि वो कैसे होगा और उसको कैसे कर पाएंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या वो प्रिलिमिनरी आइटम्स हैं जिस उस आइडिया को हम जहाँ इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वही टीनेज वाले आइडियाज वाली हैं, और बिग डेटा के बारे में अभी भी वही टीनेज आइडियाज की तरह बातें हो रही है कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, हर एक बिग डेटा के बारे में बातें कर रहा होता है कि बिग डेटा ये है, बिग डेटा ये है और बिग डेटा ये है, लेकिन किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि है क्या चीज़, एंड नोबडी ने रियली नो हाउ टू डू इट। और किसी को ये भी नहीं पता कि मिशन इसको कैसे सॉल्व करना है या कैसे ये है बिग डेटा या बिग डेटा नहीं है, और एवरीवन थिंक्स एवरीवन एल्स इज डूइंग इट। और हर बंदा क्लेम भी करता है कि हाँ जी हम कह रहे हैं इसको, हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट लेक्चर सुने होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के उन्होंने अपने मोटिवेशनल टॉक्स रखे होंगे, लेकिन जब आप ओरिजिनली काम को देखते हैं कि रियली वो कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ टॉक्स पे टॉक्स दे जा रहे होते हैं, तो कोई आइडिया नहीं होता कि वो कैसे काम कर रहे होते हैं। कोई अपनी इंटरनल या आर्किटेक्चरल डिटेल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था प्रॉपर्ली कि क्या चीज है। अच्छा, अब बिग डेटा है क्या? जिस तरह मेरे पास अभी मैंने आप लोग के साथ ये एक स्क्रीन शेयर की थी जिसमें 2019 के पर मिनट के ऊपर वो डेटा स्टेटिस्टिक्स थे कि इतने डेटा जनरेट होता है हर ऐप के बारे में। तो अगर मैं आपको कह दूं कि आप लोगों ने कोई एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी है कि आपके फोन से ऊपर कि फॉर एग्जांपल रोजाना आप कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं, आपके ऐप्स जितना भी हैं, तो उसमें अगर आप चले जाएं सेटिंग्स में तो वहां पे कुछ ना कुछ डेली बेसिस के ऊपर आ रहा होता है कि आपके पास इतने डेटा कंज्यूम हुआ, ये ऐप इतने डेटा कंज्यूम कर रही है, इतना डेटा कंज्यूम कर रही है, अपलोड और डाउनलोड की वो आ रही होती है, वो कंप्लीट एक स्टैट आ रही होती है आपके ऐप के ऊपर। अब जिस तरह ये है कि फॉर एग्जांपल 2.5 एक्साबाइट्स, मतलब 2.5 ये 10 पावर 18 है, ये 10 पावर 1 नहीं है, ये 10 की पावर 1 नहीं है, ये 10 की पावर 18 है। ये थोड़ी सी गलती सी मिस्टेक हुआ, ये 8 नीचे रह गया है। इतना डेटा पर डे के लिहाज से जनरेट हो रहा है। अगर सबको मैं वो प्लस कर दूं तो ये 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, मसलन 2.5 के साथ अगर मैं या 25 के साथ मैं 18 जीरो लगा लूं तो इतना डेटा आपके पास जनरेट हो रहा है पर डे के लिहाज से, और वो भी एक्साबाइट्स।
तो जाहिर बात है ये एक सिंगल कंप्यूटर या एक सिंगल सर्वर या एक सिंगल नोड का काम नहीं होता, या एक सिंगल कंसेप्ट का काम नहीं होता। तो जाहिर बात है डिफरेंट कंसेप्ट या डिफरेंट मेथड्स हम इसमें इनकलकेट करेंगे, इनको मर्ज करेंगे, तब हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते। It is a capacity on which you cannot any longer use standard tool and methods for evaluation. मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी ये टूल्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं उसके कैपेसिटी से बाहर है कि हम इसको इवेल्युएट कर सकें, जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टेंस टेक्नोलॉजी या रिसेंट टेक्निक्स वगैरह जो थी अवेलेबल जो थी। अच्छा, अब है चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, उसको गैदर रखना, गैदरिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने इतने लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट को इकट्ठा रखना या सेव करना, और कैसे सेव करना कोई पता नहीं। और डेटा, क्योंकि आजकल जो आपके पास डेटा जनरेट हो रहा होता है, अच्छा मैं तो बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों ने सोना नहीं है, ठीक है? नहीं सर, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तो मौलाना तारिक जमील की साहब की तरह तकरीर शुरू कर ली है, तो आप लोगों ने मुझे भी जगाना है और अपने आप को भी जाग के रखना है। नहीं सर, बड़े गौर से सुन रहे हैं। चलो अच्छी बात है। मतलब रजाई के अंदर आप लोगों ने मोबाइल फोन को वो कंटोपी नहीं लगाने के आए थे ना कि सो जाओ आप लोग। आज धूप निकली हुई है तो आप लोग छत पे जाके इधर उधर टहल सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं कि मतलब इतने लार्ज नंबर ऑफ डेटा को आप स्टोर करेंगे। अगर आप स्टोर करेंगे तो आपके पास जो डेटा आ रहा है उसका जाहिर बात है हर एक डिवाइस अगर डेटा जनरेट कर रहा है तो आपके पास डेटा किसी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा होगा, किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। जिस तरह हमारे पास 2000 से पहले या 2005 से पहले, 2006 से पहले हमारे पास सारा डेटा तकरीबन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ रहा था, स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ रहा था। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि कंप्लीट टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा आ रहा था, जिसमें कॉलम लिखे हुए थे और साथ में रोज एंटर हुई हुई थी। उस टेबुलर डेटा में जाहिर बात है कुछ मिसिंग वैल्यूज या कुछ थी, लेकिन फिर भी आपके पास एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपके पास एक डेटा आ रहा था, और उनको आप प्रॉपरली एनालाइज वगैरह या प्रॉपरली इसके ऊपर आप प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे वेबसाइट्स आने शुरू हो गए हैं, ऐप्स आने शुरू हो गई है, और मोबाइल फोन या IoT डिवाइसेस आने शुरू हो गई है, स्मार्ट डिवाइसेस आने शुरू हो गई हैं, तो जाहिर बात है आपके पास जो डेटा है उसका जो स्ट्रक्चरनेस है वो सारी खत्म हो गई है। अब अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ रहा है। अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में ये मुराद ये है कि आपके पास हर एक स्मार्ट डिवाइस अपने तरीके से डेटा जनरेट कर रहा है और अपने तरीके से अपने पास सेव कर रहा है। हर एक का अपना एक तरीका है, एक अपनी मैनुअल चीज उन्होंने बनाई हुई है, और ये आपने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है, वहां पे अपना सेव कर रहा है। जाहिर बात है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका फ्रिज है, फ्रिज अपने तरीके से डेटा सेव कर रहा है, उसके अपने एक अगर टेबुलर स्ट्रक्चर है या जो भी है, या अगर वो किसी भी फॉर्मेट में सेव कर रहा है लेकिन अपना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हायर के फ्रिज की बात करें और ओरियन की बात करें या किसी और सैमसंग की बात करें, तो हर एक अपना अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है। हायर ने अपना बनाया हुआ है, ओरियन का अपना है, सैमसंग का अपना है। इसी तरह वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो हर एक ने अपना अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जब ये सारा डेटा एक ही जगह पे जा रहा होता है, किसी एक सर्वर के ऊपर जा रहा होता है, तो वहां पे जाहिर बात है अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। हायर का अपना होता है, सैमसंग का अपना होता है, उसका अपना होता है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं होती। सर आपकी स्क्रीन दी गैदरिंग पे है, अपडेट नहीं हो रही जी। सर आपकी स्क्रीन दी गैदरिंग पे है, अपडेट नहीं हो रही। अभी मैंने अपडेट भी नहीं की, अभी मैं इसी के ऊपर ही है। ओके सर। इसी वजह से वो ये इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर, और अनस्ट्रक्चर डेटा को एक ही जगह पे गैदर करना और एक ही जगह पे इसको स्टोर करना। फिर उसके ऊपर आते हैं प्रोसेसिंग एंड डिस्कवरी। जाहिर बात है जब आपके पास डेटा होता है, जब आप डेटा को सेव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंप्लीट डेटा आ गया किसी भी एक फॉर्मेट में या किसी भी एक अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपके पास आ गया, तो इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेंगे।
कुछ उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाएं कि जाहिर बात है ये जो डेटा मेरे पास आया हुआ है ये किस चीज़ का डेटा है और उसको हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, इससे हम इंफॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं कि किस चीज़ का डेटा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इसके अंदर, जिसके ऊपर हम कुछ आगे प्रेडिक्शन कर सके, जिसके ऊपर हम कुछ आगे बता सके यूजर को। तो प्रोसेसिंग एंड डिस्कवरी भी वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि जो आपके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स या जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजीज थी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे जितने भी थे, वो उस वक्त बिग डेटा का जो काम था वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज या लैंग्वेजेस जो थी वो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेड टू बिजनेस। जाहिर बात है जब आप उनसे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तब आपने इसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना है और कुछ प्रेडिक्शन करनी है। और प्रेजेंटेड टू बिजनेस मतलब कि इसके ऊपर दोबारा आपने कुछ आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ है, इसको कुछ इवॉल्व करके, कुछ प्रोसेस करके, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपने जो दोबारा जाहिर बात है कुछ इम्प्रूव करना होता है, तो बिजनेस के लिए आपको उसको प्रेजेंट करवाना है। तो जो प्रेजेंटिंग टेक्निक्स थी, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स थी या विजुअलाइजेशन के जो एल्गोरिथम्स थे, जो मेथोडोलॉजीज थी, वो भी उस टाइम पे उतने अवेलेबल प्रॉपरली नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपके पास एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेव हो रहा है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं और उससे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कवर करवा रहे होते हैं और उस इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने के बाद जब आप उसको प्रॉपरली विजुअलाइज करते हैं किसी भी यूजर को, वो आपका एंड यूजर है या आपका जो फॉर एग्जांपल जो भी आपके डेवलपर हैं या जो भी आपका जो एनालिस्ट बैठा हुआ है, उसको अगर आपने प्रॉपरली प्रेजेंट करवाना है तो प्रेजेंटिंग की प्रॉपरली मेथोडोलॉजीज या विजुअलाइजेशन के प्रॉपरली मेथोडोलॉजीज और कंसेप्ट वगैरह उस टाइम पे नहीं थे। और नेक्स्ट में हार्डवेयर एंड नेटवर्क फेल्योर। जाहिर बात आपके पास इतने लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म आपके पास डेटा जनरेट हो रहा होता है, तो आपके पास हार्डवेयर भी होने चाहिए और नेटवर्क भी इस तरह का नेटवर्क होना चाहिए कि वो डिले ना दे रहा हो, आपको फेल ना हो रहा हो नेटवर्क। अगर फेल भी हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसकी जगह पे ले ले एक्टिव हो जाए, मतलब फॉल्ट टॉलरेंस उसके अंदर हो। तो ये सारी चीजें उस वक्त के दौर में ये सारी चीजें इन्होंने कैटर की कि हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर होना चाहिए या किस किस्म का हार्डवेयर होना चाहिए। अगर हार्डवेयर तो जाहिर बात है उन हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें नेटवर्क फेलियर में और हार्डवेयर के अंदर ये आ रही थी। अब इनको उन्होंने फिर वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश की, हाँ जी ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो गैदरिंग के लिए और साथ में प्रोसेसिंग के लिए एक कंसेप्ट, ये बहुत पुराना कंसेप्ट था, मैप प्रोड्यूस। उस वक्त गूगल और याहू की कंपटीशन चल रही थी सर्च इंजन वगैरह में, और सर्च इंजन में जाहिर बात है आपके पास डेटा काफी ज्यादा गैदर करेंगे तभी आप किसी भी एक क्यूरी को प्रॉपरली एंटरटेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉपरली एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो गूगल और याहू की आपस में जब कंपटीशन थी, उन्हें ये कुछ रिसर्चर्स ने मैप प्रोड्यूस को यूज कर लिया कि यार मैप प्रोड्यूस को यूज कर लें, मे बी ये कुछ ना कुछ काम कर सके। ये क्या है? इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग पैरेललाइजेबल प्रॉब्लम अक्रॉस ह्यूज डेटा सेट यूजिंग अ क्लस्टर। और इसके अंदर वो कंसिडर किस चीज करते हैं? स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस को। अब स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए आपको पता चल गया कि ये स्केलेबल भी हो सकता था एक हद तक, एक खास एक लिमिट तक ये स्केलेबल भी हो सकता था, और इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस की भी कैपेबिलिटी थी। ये जो हम हार्डवेयर फेलियर और नेटवर्क फेलियर्स की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे थोड़ी सी बहुत उन्होंने कैटर करने की कोशिश की और साथ में प्रोसेसिंग एंड डिस्कवरी की करने की भी उन्होंने कोशिश की थी। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि ह्यूज डेटा सेट को एक क्लस्टर की शक्ल में वो प्रोसेस कर रहे थे, और वो साथ साथ बाकी जो
स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस है उनको भी ये हैंडल कर पा रहे थे। इसके अंदर ये चीज भी थी कि वो स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस को भी प्रॉपर्ली उसको हैंडल कर रहे थे। और स्केलेबिलिटी क्या है? स्केलेबिलिटी मींस स्केल लेकर आए, इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड कराना। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले 5 हार्डवेयर थे, मेरे पास 7 और आ गए हैं, तो 5 से जब 7 पे शिफ्ट हो रहे हैं या 12 पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये स्केलेबल है। इसके अंदर आप और मजीद हार्डवेयर ऐड करा सकते हैं और मजीद इसके अंदर चीजें ऐड करवा सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस मींस ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक हार्डवेयर फेल हो जाता है तो वो फॉर एग्जांपल कोई हार्डवेयर X जो है या हार्डवेयर Y फेल हो गया और मेरे पास हार्डवेयर कोई एक एक्स्ट्रा एक हार्डवेयर पड़ा हुआ था, तो हार्डवेयर Y जैसे ही फेल हो गया जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर था उन्होंने उसकी जगह ले लिए ऑटोमेटिक वे से। ऑटोमेटिक वे ओके सर, ओके। इसमें फॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस भी वही होगी ना जी सर? फॉल्ट टॉलरेंस भी वही होगी, मतलब कि जैसे हार्डवेयर फेल हो गया बिग डाटा, मतलब डाटा बहुत ही बिग है, मतलब कि ह्यूज अमाउंट में डाटा है, तो हाँ जी। उसकी वजह से फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है अच्छा, सर। मैप्रोड्यूस के ना दो 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 कंसेप्ट है उसके अंदर भी, 2 मेथड्स हैं इसके। एक मैपिंग करना और दूसरी रिडक्शन करना। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब ये 2005 2004 जब ज्यादा आपके पास टेक्सचुअल डेटा जनरेट हो रहा था। टेक्सचुअल डेटा, क्योंकि वेबसाइट को चेक करें उस वक्त गूगल सर्च इंजन सारे आपके पास वेबसाइट जनरेट हो रहे थे, काफी ज्यादा आ रहे थे, तो हर एक की वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी। विकिपीडिया है या डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे थे, तो उसके ऊपर हर एक के अपने अपने उस वक्त ब्लॉग्स का कंसेप्ट था, काफी ज्यादा ब्लॉग लेके जा रहे थे। अगर इमेजेस वगैरह थी भी उस टाइम पे तो वो भी उसको टेक्सचुअल टैग करते थे। फॉर एग्जाम्पल हर एक इमेज को प्रॉपर्ली वो टैग करते थे कि ये इमेज इस क्लास से बिलोंग कर रही है या इस इमेज के अंदर ये चीजें हैं, तो वो भी टैगिंग हो रही थी। ठीक है, तो इसके अंदर 2 कंसेप्ट थे, एक तो मैप और दूसरा था रिड्यूस। अब ये मैप और रिड्यूस 2 अलग अलग मेथड्स हैं। मैप क्या करता है और रिड्यूस क्या करता है। ये स्क्रीन अगर आप लोगों के पास लेक्चर डाउनलोड हुआ है तो इसको जरा ओपन कर लें। स्लाइड नंबर 20 है, क्योंकि अगर मैं इसको जूम कर लूं तब आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। इस मैप और रिड्यूस में ना ये कुछ काम हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक सेंटेंस है या कोई एक पैराग्राफ आ गया था, ठीक है, नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपके उस टाइम पे आपके पास ज्यादा टेक्सचुअल डेटा था, तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोग्राम आ गया जिसमें या कोई एक टास्क आ गया जिसमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इस तरह के, तो क्या करते थे वो इसको स्प्लिट करते थे, लाइन बाय लाइन स्प्लिट हो जाते सारे। लाइन बाय लाइन स्प्लिटिंग के बाद वो हर एक को ना प्रॉपरली टैगिंग करना शुरू कर लेते थे। और ये बाय डिफॉल्ट करते कि बाय कोई सॉफ्टवेयर से करते थे मैपिंग? जी जी, सर ये बाय डिफॉल्ट करते थे मैपिंग मैपिंग के खुद कर रहे थे कि किसी सॉफ्टवेयर से हेल्प ले रहे थे? जाहिर बात है, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम एक लिखा हुआ था ना, मैप का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, स्प्लिट करके उसको हर एक को नंबर देना शुरू कर देते हैं, जिस तरह डिक्शनरी में नहीं होती, यस सर। डिक्शनरी बनाना शुरू कर ले कि फॉर एग्जाम्पल जो स्वीट का वर्ड ये कितने दफा आएगा, जिस का वर्ड कितनी दफा है, इसका कितना, दा कितना है, फू कितना, फाइल कितना, और ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट लाइन किसी तरह सारे करते थे, फिर नेक्स्ट लाइन किसी तरह करते थे,
मसलन उस पैराग्राफ में या उस आर्टिकल में जितने भी लाइन्स है और जितने भी वर्ड्स है, हर एक को वो काउंट करना शुरू कर लेते थे। वर्ड के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू कर लेते थे। ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद वो शफल करते थे। मैपिंग के बाद क्या कर रहे थे? शफलिंग करते थे। शफलिंग क्या होती है? शफलिंग उसको, वो जो आपने मैपिंग की हुई थी ना, मैपिंग की थी ना, मैपिंग को वो असेंडिंग ऑर्डर में शफल कर लेते थे। असेंडिंग ऑर्डर में शफल कर लेते सबको। जब असेंडिंग ऑर्डर में शफल कर लेते थे तो हर एक वर्ड अपने साथ दूसरे, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो साथ आने शुरू हो जाती थी। सर इसमें दोनों जो मैपिंग के दो पोर्शन है, दोनों की सेम वर्ड्स को लैदा इकट्ठे करके लिख दिया है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जितने सेंटेंसेस थे ना, यस सर, हर एक के जो वर्ड है ना वो आपस में लिखना शुरू कर लिया उन्होंने। ओके सर। जितना स्वीट जितनी मरतबा आया था, स्वीट को इन्होंने यहाँ पे स्वीट के साथ लिखना शुरू कर लिया। स्वीट वन, स्वीट वन, स्वीट वन, स्वीट वन, स्वीट वन, जितने भी मरतबा आया था उसका। इसी तरह दिस जितनी मरतबा आया था, इस जितनी मरतबा आया था, हर एक वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी थी ना वो एक जगह पे उन्होंने लिखनी शुरू कर ली यहाँ पे। सर तो इसमें ये जो क्या नाम फुल स्टॉप और कॉमा इनको भी वो करेगा? हर एक चीज को। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया? उसके बाद उन्होंने रिडक्शन शुरू कर ली कि बस स्वीट कितनी दफा है तो उनके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी शुरू कर ली, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे जो सेंटेंस वाइज थी ना, हर एक सेंटेंस की यहां पे उसने लिखी हुई थी मैपिंग में। मैप करना है इसको। अब यहां पे कंप्लीट रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल यहां पे चेक करो 2 टाइम्स है तो इन्हें 2 लिखा हुआ है। यहां पे अगर फॉर एग्जांपल 7 टाइम होता तो यहां पे 7 लिखा होता। यहां पे अगर दिस फॉर एग्जांपल 31 टाइम होता तो यहां पे 31 टाइम लिखते, वो उसकी फ्रीक्वेंसी 31 लिखते हैं। और साथ में जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। और ये सारी चीज आपके पास इस तरह ये बनती जा रही थी। सर तो ये जो फाइनल साइड में इस 1 दफा लिखा लेकिन इस 2 दफा आया हुआ, तो ये इसमें मतलब मिस्टेक है इस प्रिंटिंग की? जी मैं कह रहा हूँ इस 2 दफा आया हुआ है सेंस में, तो फाइनल साइड में इसकी जो वो लिखी है वो 1 लिखी हुई है। यहाँ पे, हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ये मिस्टेक यहाँ पे स्वीट भी 1 दफा लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है थोड़ी सी। ये वाली प्रॉपर अपडेट नहीं हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये इसी तरह इज 2 आ गया तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में आपके पास ये इसी तरीके से आपके पास एक बन जाता था। ठीक है इसकी। यस सर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ कंसेप्ट मैप रिड्यूस का। मैप रिड्यूस ये काम करता था। मतलब सारी डुप्लीकेट्स को एक साथ रख लेता था। जी सर इसमें ये हो रहा है कि डुप्लीकेट्स को एक साथ रख रहा है रिड्यूस करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जितने भी डुप्लीकेट्स है उनका एक की वैल्यू पेयर बना देते हैं। की वैल्यू पेयर जिसको जो हम डिक्शनरी में यूज करते हैं ना, कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होती है ना, जी सर। तो वही वो काम होता है कि की वैल्यू पेयर बना देते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि नो वैल्यू स्टैंडर्ड्स एंड ऑन ईच वैल्यू हियर अ की एसोसिएटेड विद इट। और की आइडेंटिफाई एक की होती थी। की जो थी ना आपके पास, वो एक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज किया करती थी।
कि जो की है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. और मैपिंग फंक्शन एंड रिड्यूसिंग फंक्शन आर रिसीव नॉट जस्ट वैल्यू बट की वैल्यू पेयर, और उसके बाद वो दोबारा उसको जब प्रोसेस करते थे तो दोबारा रिवर्स फॉर्म में उसी तरह वो प्रोसेस करना शुरू कर लेते थे। अच्छा, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मैप रिड्यूस का कंसेप्ट, ये गूगल और याहू हर एक अपने अपने तरीके से उसको करना शुरू कर लिया था। याहू ने 2005 के एक याहू का एक रिसर्चर था, गुटनबर्ग समथिंग नाम है उसका, उन्होंने इस मैप रिड्यूस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक जेनेरिक फॉर्म में ले आने की कोशिश की। गूगल की कुछ फाइल सिस्टम उन्होंने यूज की थी। गूगल ने जो 2001 या 99 में गूगल फाइल सिस्टम का कंसेप्ट यूज किया था, GFS उसे कहते हैं, गूगल फाइल सिस्टम, जो कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो कंप्लीट डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता था। उन्हीं कंसेप्ट को यूज किया और साथ में मैप रिड्यूस के कंसेप्ट को यूज किया और एक नई कंसेप्ट या एक नए मेथोडोलॉजी एक्सप्लोर कर दी जिसका नाम था हडूप। हडूप, ठीक है। ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर, और उन्होंने जैसे हडूप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो गूगल फाइल सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा था और साथ में कुछ उन्होंने मैप रिड्यूस को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग यूज करने शुरू कर लिए, तो उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट दे दिए थे एनालिसिस के तौर पे। जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कर रहा था तो क्योंकि इस हडूप के अंदर क्या होता था, हडूप के अंदर या उन्होंने यूज किया था गूगल फाइल सिस्टम, और गूगल फाइल सिस्टम करता क्या है, गूगल फाइल सिस्टम आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता था। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, उसको वो डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करता था और छोटे छोटे नोड्स या छोटे छोटे कंप्यूटर्स या जो आइडल कंप्यूटर्स थे जो खाली पड़े हुए थे उनके पास भेजता था और उनसे वो कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करके वापस रिट्रीव करवाता था। तो हडूप ने भी सेम वही कंसेप्ट गूगल फाइल सिस्टम को यूज किया और साथ में मैप रिड्यूस को यूज किया, जिससे उसकी काफी ज्यादा उसकी जो उस टाइम पे एनालिसिस के ऊपर इसने एक बूम पकड़ लिया कि वाकई ये हडूप कुछ काम कर सकता है और ये कंप्लीट वेरी लार्ज डेटा सेट को ये प्रोसेस कर रहा था विद इन अ सेकंड या विद इन जो भी एक स्पेसिफाइड टाइम जो भी उस डेटा के लिहाज से वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन काफी अच्छे रिजल्ट उसने देने शुरू कर लिए। स्टोरेज पॉइंट के व्यू से भी थी, हार्डवेयर फेलियर की वजह से भी, हार्डवेयर या नेटवर्क फेलियर की वजह से, और साथ में इंफॉर्मेशन डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक फोर्थ कौन सी चीज थी, विजुअलाइजेशन कंसेप्ट इसके अंदर काफी पावरफुल थे, क्योंकि ये हडूप कंप्लीट सिंगल एक फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट एपीआईज काम कर रहे थे। हर एक चीज के अपने अपने एक एपीआई से और हर एक एपीआई अपना अपना रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था। ये हडूप आप लोग इसकी लिंक से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा, असाइनमेंट अभी आप लोगों ने सुन लो ताकि आप लोग अगर काम करना शुरू करना है तो शुरू कर लो। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने सिस्टम्स के ऊपर हडूप को कॉन्फ़िगर कराना है कंप्लीट, और उसकी एक वीडियो बनानी है और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर,
और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दो और वो लिंक मुझे सेंड कर दो। सर कॉन्फ़िगर करवाना है बस, मतलब कि इंस्टॉलेशन करवानी है कंप्लीट। जी सर इस सोर्स से उसे कॉन्फ़िगर करवाना है, इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे। यहाँ से डाउनलोड करके अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल प्लस कॉन्फ़िगरेशन और एक छोटी सी एग्जांपल रन करके अपलोड करने यूट्यूब के ऊपर। ओके सर। सर कब तक टाइम है इसका? आज 22 है, न्यू ईयर नाइट से पहले कर लो। ओके सर। सही है या टाइम कम है? सर टाइम कम ठीक है है सर। सर। न्यू ईयर से थर्सडे की या संडे तक करते हैं। सर एक ये और एक साथ वो भी आपने जो कहा है एक दिन के डाटा का वो मेजर करके वो अपलोड करना है, जी जी कितना कंज्यूम कर रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी एक एक्टिविटी दी थी कि वो एक दिन में कितना डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, उसके भी बना के अपलोड करना है। वो तो आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऐप्स ही चेक करने हैं वहां से। और ये तो छोटी सी एक्टिविटी है, मोबाइल ऐप्स को सारे चेक करने के, हाँ जी कितना डाटा का। वो एक फाइल आप लोगों ने बनानी है, सिंपल एक CSV फाइल बनानी है और उसके साथ डेटा बताना है कि डेटा अपलोडिंग या कितना डेटा कंज्यूम कर रहा है। वो तो छोटी सी एक एक्टिविटी है। ये जो असाइनमेंट है ये है कि आप लोगों ने हडूप को इंस्टॉल करना है इस लिंक से, या डाउनलोड कहीं जाके इस तरह का लिंक होगा वहां पे इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कराना अपने सिस्टम के ऊपर। और उसके ऊपर एक छोटी सी वर्ड काउंट से मुराद ये है कि आपने पूरे एक आर्टिकल देना है, उसमें ऑटोमेटिकली वो काउंट कर लेता है कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया जाता है। फिर ये कल तक कर दें ये हडूप वाला। न्यू ईयर नाइट। ओके सर ठीक कर हो लेंगे। गया सर, बेहतरीन हो गया। ठीक है आराम से हो जाएगा। सर। ओके। और उसकी वीडियो बना के आपने अपलोड करनी है। सर वो इंस्टॉल करके काउंट की वीडियो सारी वो स्क्रीन की बनानी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा। सर स्टेप बाय स्टेप आप कह रहे हैं कि मतलब टोटल ठीक, बताना है किस तरह करना है। जिस तरह ट्यूटोरियल नहीं बनता वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई एक ट्यूटोरियल होता है कि फॉर एग्जांपल आपने मैं कैसे यूज करता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो, तो इसी तरीके से हडूप के आप लोगों ने एक ट्यूटोरियल बनाना है। तो सर उसके लिए तो YouTube चैनल भी फिर बनाना पड़ेगा सब। नहीं बेटा, अब यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं, वहां से डायरेक्टली अपलोड हो जाती है। अगर आप यूट्यूब देखते रहते हैं तो वहां पे अपलोड कर सकते हैं आप। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके मार्क्स होंगे 100 में से। ओके सर। जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा मार्क्स। जितने ज्यादा सर क्या क्या आपने? जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। मतलब सर अगर 100 व्यूज होगा मतलब 100 मार्क्स। 100 में से अगर 4 व्यूज हैं तो 4 मार्क्स होंगे, अगर 3 व्यूज हैं तो 3 मार्क्स। हो गया आपको व्यूज कहां से आने हैं? नहीं सर ऐसे ना करें अपनी सर। वीडियो बार बार देखते रहना खोल खोल के, व्यूज बढ़ते जाएंगे। नहीं बढ़ते। तो सर एक ही व्यू नहीं सर आएगा। 100 जीमेल के अकाउंट में आने एक ही पड़ेंगे, आएगा, 100 बार एक- उसको देखना पड़ेगा वीडियो को डिफरेंट आईपी से। सर ठीक है, पेड रिव्यूज करवा लेंगे। सर बस पोर्टल पे सबमिशन ले लें सर, ये क्या है सर वीडियो। कब तक सबमिशन ले लिए? सर ये सही काम नहीं है, पोर्टल व्यूज पे ले वाला लें सर सर। काम से नहीं या है, Teams पे। अपलोड कर देंगे। कासिम मैं करवा दूंगा तो टेंशन ना ले। नहीं व्यूज सर ठीक है, व्यूज हो गए। ठीक है ओके, ये डन हो गया। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है। सब पे वीडियो जैसी मर्जी हो, काम सही हो रहा हो ना हो रहा हो, व्यूज होने चाहिए। मैंने गोलियां मारी उस वीडियो में, कुछ और नहीं है अपलोड कराने। सर मैं तो व्यूज पता नहीं करना, ये गलत बात है, व्यूज पता नहीं कहां से आएंगे। चलो ठीक है, देखते मैं देख के मैं चेक कर लूंगा। अब सर आप मुकर गए हैं।
नहीं तो मैं क्या व्यूज देख के मैं आप लोगों के नंबर लगाऊंगा ना, तो मैं देख के ही नंबर लगाऊंगा ना, व्यूज देख के और वीडियो देख के। सर फर्क करें वीडियो सही है सारी, सब कुछ हुआ है, लेकिन व्यूज 0 है, तो फिर 0 नंबर। सर इस तरह तो ना करें ना। कोई बात नहीं। चलो बाय डिफॉल्ट 10 नंबर है, बाय डिफॉल्ट 10 नंबर है, या बाय डिफॉल्ट चलो बाय डिफॉल्ट 50 नंबर है, 50 सबके। वीडियो भी सही होनी चाहिए और अपलोड भी यूट्यूब पे होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट सबके 50 नंबर। 50 से आगे, 50 से आगे पर व्यूज के ऊपर 2 नंबर। ओके सर। गुड हो गया सर, थैंक यू सर। सर यानी 25 व्यूज हो गए तो 100 नंबर पूरे। हाँ जी क्लास एक सर दूसरे की 10 वीडियो डिवाइस देख है तो ले एक घर एक से बार। निकल आनी है। सर अपनी क्लास में के एक दूसरे को लिंक शेयर करेंगे, सारे उदी हो जाएगा। सर 10 डिवाइस है घर से निकल आनी है, 10 अकाउंट एक मोबाइल पे बन जाने हैं, 100 व्यूज तो वैसे ही हो गए हैं। तो आप लोग 2 नंबर ही करेंगे मेरे साथ? नहीं सर 2 नंबर की सर आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरह 2 नंबर ही नहीं करेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा हम करेंगे। मैं तो यार मुखलिस होके मैंने आपके साथ शेयर करे, लेकिन आप लोग दे के लिए मेरे साथ अब ये कर रहे हैं। सर हम भी आपके साथ मुखलिस हैं, मैं आपको सिर्फ तरीका कार बता रहा हूँ। सब्सक्राइब करवा देते नहीं हैं। सर हम अपने फ्रेंड्स को कर देंगे सर कि वो हमारी वीडियो को देख लें, व्यू कर लें। ठीक है चलो जैसा, लेकिन व्यूज आने चाहिए सही। यस सर। ओके ओके सर। अच्छा, हडूप को कह रहे हैं कि कब यूज करना है फॉर प्रोसेसिंग रियली बिग डेटा। जब आपके पास बिग डेटा हो, ये ना हो कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 GB का डेटा आ गया, आप कह रहे हैं कि ओ ये तो मेरे पास रैम में सेव नहीं हो रहा, या मेरे पास जो पाइथन के NLT के लाइब्रेरी है ये प्रॉपर्ली इसके ऊपर रन नहीं कर रही है, मेरा जो फंक्शन है ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो मुझे बिग डेटा हडूप इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका हडूप अगर आप इंस्टॉल भी कर लें, चलो आपका काम भी कर दिया, आपने काम कर लिया, आप अपने एल्गोरिथम को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें, आप अपने एल्गोरिथम को थोड़ा सा ऐसा लिखें जिससे आपको बिग डेटा पे या हडूप पे शिफ्ट ना होना पड़े, अगर आपके पास डेटा छोटा है। सर आप एक एग्जांपल हडूप पे रन करके दिखाई दें हमें। मेरे पास इंस्टॉल होगा तो मैं दिखाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास है सुपर कंप्यूटर। वैसे अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं अपने यूसीपी वाले बड़े अच्छे सिस्टम देते हैं इसी वजह से ना। ठीक है, ओके बेटा, मेरे पास है सुपर कंप्यूटर, मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। मैंने वैसे अपने जो मेरे पास एक लैपटॉप था एक जमाने में, उसमें मैंने अपना मैनुअल बनाया हुआ है और उसकी ब्लॉग भी मैंने लिखी हुई है पूरी हडूप के ऊपर। हडूप को कैसे इंस्टॉल करते हैं और बाकी APIs वगैरह जितनी भी थी उसके अंदर, वो सारे मैंने उसके अंदर इंक्लूड करवाई है। मैं हाउट हो गया, HBase हो गया, सारी चीजें वो। लेकिन मेरा ब्लॉग जो है ना वो स्टेप वाइज था, वो इमेजेस थी, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, वीडियो नहीं थी। वो आपके चैनल में अपलोडेड है? वो मेरे चैनल पे हाँ जी अपलोडेड है। तो ठीक है, वहीं से देख लेंगे फिर। वो हडूप का वर्जन था, अब लेटेस्ट वर्जन है, अब लेटेस्ट वर्जन अपलोड करना है। लेटेस्ट वर्जन में कुछ चेंजेस आई हुई है, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ चेंजेस आई हुई है, तो वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो सारा कुछ देखना पड़ेगा नए के लिहाज से आपको। अच्छा, हडूप कब यूज करना है? फॉर प्रोसेसिंग रियली बिग डेटा, फॉर स्टोरिंग एंड डाइवर्स सेट ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा स्टोर हो रहा है और वो डाइवर्स सेट ऑफ फॉर्म में हो रहा है। डाइवर्स मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आप इसको सेव कर रहे हैं या डिफरेंट लोकेशन से आप उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके पास एक सिंगल कंप्यूटर में डेटा सेव हो रहा है और सिंगल कंप्यूटर के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तब भी आप हडूप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहां पे हडूप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हडूप सर डाटा की कितने की स्टोरेज होनी चाहिए? बिग डाटा कितना को होता है? मैं अभी उस पर भी आता हूँ, उसमें हडूप को कब इंस्टॉल करना है या हडूप को कब यूज करना है। सर ये 2 पॉइंट्स भी रिपीट कर दीजिएगा, उनकी समझ नहीं आई। मैं 3 जितने भी पॉइंट थे मैं सारा रिपीट करूँ। फॉर पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग, जब आपके पास
पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत पेश आई तब आपने हडूप को यूज करना है। अगर आपके पास पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग नहीं है तब आप हडूप यूज ना ही करें। अच्छा, अब कब यूज करना है हडूप को? जब आपके पास रियली बिग डेटा हो। अब रियली बिग डेटा से क्या मुराद है? रियली बिग डेटा से मुराद वही 5 V's जो हमने मिड टर्म से पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। जब आपके पास काफी ज्यादा वैरायटी आपके पास डेटा में आ रही होती है और उसकी वेलोसिटी का कोई लिमिट नहीं होती आपके पास। लाइक आपके पास जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जोंग, मोबिलिंक और ये यूफोन, टेलेनॉर, तो इनको चाहिए बहुत ही बिग डाटा होता है उनके पास। तो सर वो वही ना, दुनिया चला, मतलब कि पाकिस्तान चला रहा होता है उनका नेटवर्क। या आपके पास जैसे आप जोंग को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी जगह उसके लेते हैं, ये जो आपके पास ये जो स्टोर्स हैं, मेट्रो स्टोर्स हो गया, ये आपके पास जितने भी डिपेंडेंटल स्टोर है, कार्रेफोर हो गया, मेट्रो स्टोर्स हो गए हैं, या और जिनके ब्रांचेस काफी ज्यादा हैं, जिनके ऊपर कस्टमर्स काफी ज्यादा रहते हैं, या जिस तरह आपके पास एयरलिफ्ट है, या आपके पास जो ग्रोसरी एप्स और आजकल आनी शुरू हो गई है। अब वो क्या करते हैं, उनके पास जाहिर बात है रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आ रही होती है और वो रिक्वेस्ट आपकी डिपेंड करती है आपके कस्टमर्स के ऊपर कि आपके कस्टमर्स कितने ज्यादा हैं, और से कोई वैरायटी और से कोई वेलोसिटी। बाकी कौन सी वीज थी? वैल्यू, वेलोसिटी, बोल गए, वॉल्यूम। तो तब हम बिग डेटा पे या तब हम हडूप पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एनालिसिस करनी थी फॉर स्टोरिंग अ डाइवर्स सेट ऑफ डेटा। आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिव्यूज आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं, हर एक ऑर्डर के ऊपर अलग अलग किस्म के कमेंट्स आ रहे होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रहे होते हैं। कोई अपने पंजाबी में कर रहा है, कोई पश्तो में कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, और उसके ऊपर ट्रांसलेट करना, किसी एक फॉर्मेट में लेकर आना और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करना कि हाँ जी ये अब क्या चीज कह रहे हैं या चाह रहे हैं। इसी तरीके से फॉर पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग एक ही वक्त में मल्टीपल कस्टमर को जब आप एंटरटेन कर रहे होते हैं ना, तो पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग होती है। सर मींस जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें और पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग को। पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग में कि फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा पड़ा हुआ है सिंगल एक किसी एक लोकेशन के ऊपर, और जब आप इसको प्रोसेस करते हैं तो आपने स्प्लिट कर दिया डिफरेंट नोड्स में या डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपने पास कर दिया, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर पा रही होती है आपको, वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग तो कर रही होती है और आपको फील ऐसा आ रहा है कि वो पैरेलल कर रही थी, क्योंकि वो टाइम स्विचिंग इसकी इतने तेज होती है कि आपको फील नहीं करने दे रहा था कि ये पैरेलल हो रही है या सीक्वेंशियल हो रही थी। अब पैरेलल से मेरा ये मुराद है कि आपके फॉर एग्जांपल जितने भी नोड्स हैं, 10 हैं या 5 या 6 या 7 या जितने भी नोड्स आपके पास, या नोड से मुराद ये है कि कंप्यूटर, कि जितने भी आपके पास कंप्यूटर लगे हुए हैं 10-12, वो एक ही वक्त में एक ही टाइम के ऊपर एक ही सेकंड्स के ऊपर सेम डेटा को अपने अपने तरीके से प्रोसेस कर रहा है। इसको कहते हैं पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग। जो सिंगल कंप्यूटर कर रहा है वो सीक्वेंशियल कर रहा है, वो आपको फॉर एग्जांपल माइक्रो या नैनो सेकंड्स के अंदर वो आप उसमें शिफ्टिंग कर रहा होता है डेटा को, और जाहिर बात आप नैनो सेकंड के दौरान तो वो आप चेक नहीं कर पा रहे थे ना, आपको फील नहीं करने दे रहा था आपको। तो तब आप फॉर एग्जांपल इस हडूप यूज करेंगे जब आपके पास पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में हर एक बंदा अपने अपने तरीके से लोड करवा रहा होता है और हर एक बंदा अपने अपने तरीके से पैकेज लगा रहा होता है और पैकेजेस यूज कर रहा होता है। जैसे आपका पैकेज खत्म होता है
सीधा चेक करो आपका जोम की तरफ से या टेलेनॉर की तरफ से या मोबिलिंग की तरफ से आपको मैसेज आना शुरू हो जाता है कि आपके इतने एमबीज कंज्यूम हो चुके हैं, 20% रह गए हैं, तो आप काइंडली रिचार्ज कर ले, पैसे दे दे, वरना हमने बंद कर देना है। तो बैकएंड के ऊपर उसके पास कंप्लीट एक लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग लगी होती है जिससे वो सारी चीजें एनालाइज कर रहा होता है। उस वक्त ये हडूप ये सारे कुछ काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी और ज्यादा चीजें इसके अंदर आनी शुरू हो गई है और हडूप के पैरेलल में और कंप्यूटर्स आ गए हैं। वो एक्चुअली यूज तो हडूप की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हडूप को अपना बेस बना के ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इस हडूप के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने उनको भी कैटर करना शुरू कर लिया है। तो पहले हडूप को थोड़ा सा आर्किटेक्चर लेवल पे स्टडी करते हैं कि हडूप के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हडूप कौन कौन सी चीजें के ऊपर बेस कर रहा था। ये हडूप का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम से मुराद ये है कि ये इसके डिफरेंट लाइब्रेरीज बना के ये यूज करता है। HDFS जो सबसे नीचे है रेड फॉर्म में जो लिखा हुआ है आपके पास, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये वही गूगल फाइल सिस्टम्स है। GFS जो डिस्ट्रीब्यूटेड काम कर रहा था। इस HDFS को थोड़ा सा आगे जाके जब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये कैसे काम कर रहा था। ये यान जब मैं यूज कर रहा था उस टाइम पे ये यान नहीं था, अब ये 2012 में आया हुआ है, मैं 2010-11 में मैं यूज कर रहा था, लेकिन अभी भी यान, क्योंकि ये पूरे क्लस्टर रिसोर्स मैनेज कर रहा था कंप्लीटली। क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जाहिर बात है मेरे पास एक सर्वर है जहां पे हडूप इंस्टॉल हुआ हुआ है, उनके पास 10-15 कंप्यूटर्स अटैच हुए हैं। वो हर वक्त सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ जी कोई काम है, कोई काम है। जिस तरह अगर हम नॉर्मल एग्जांपल ले लें, एक घर में तमीर हो रहा है तो एक ठेकेदार को हम देते हैं कि आपने ये काम करना है, तो ठेकेदार के पास काफी मजदूर होते हैं, तो ठेकेदार जो है ठेकेदार वो हडूप का क्लस्टर, वो जो सर्वर है जहाँ पे हडूप इंस्टॉल हुआ है, और उनके साथ जो बाकी नोड्स या बाकी जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उसको हम मजदूर कहते हैं। तो मजदूर फॉर एग्जांपल ठेकेदार ने कोई काम दे दिया, मजदूर को ईंटें एक जगह से दूसरी जगह ने पहुंचानी है, वो उसने पहुंचा दी है, पहुंचा के वो जैसे ही फ्री हो गया मजदूर ने आगे कहना कि हाँ जी ठेकेदार साहब कोई और काम है। तो यान उन क्लस्टर्स को, उन नोड्स को मैनेज कर रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आइडल मेरे साथ बैठे न रहे, कोई कुछ ना कुछ काम मैं देता रहूं और उसके ऊपर तब सुपरवाइज भी करता रहना है कि हाँ जी वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो कितने परसेंटेज उसने कर लिया है। ये सारे चीजें उन्होंने यान को दी हुई है और यान ये सारे काम कर रहा होता है। वो पूरे क्लस्टर के, फॉर एग्जाम्पल उस मजदूर को कोई चीज चाहिए, वो हथ गाड़ी नहीं होती ईंटे को पहुंचाने की जगह दूसरी जगह, तो इसी तरीके से किसी एक नोड को कोई और रिसोर्स चाहिए होती है, तो एक यान का काम है कि वो यान प्रोवाइड करे उसे। अब उस यान के ऊपर मैप रिड्यूस है, तो जाहिर बात है मैप रिड्यूस मीन्स कि वही सेम कंसेप्ट जो ऊपर हमने स्टडी किया कि मैप रिड्यूस कैसे काम कर रहा होता है। और ये जो बाकी लाइब्रेरीज हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास उजी है, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है वर्क फ्लो के लिए, स्कूप है डेटा कलेक्शन के लिए, फ्लूम है ये भी डेटा कलेक्शन के लिए। इसको हम थोड़ा बहुत टच करेंगे सिर्फ कि इसका काम क्या है, लेकिन डिटेल में आगे नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में इसको हम डिटेल में थोड़ा सा टच करेंगे कि कैसे काम करता है, अगर इसको यूज करना है तो किस वक्त यूज करना है और किस वक्त यूज नहीं करना। इसी तरह जू कीपर है, जू कीपर क्या करता है, हडूप का बाकी लैंग्वेजेस के साथ, बाकी एपीआई का कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, ये कैसे काम कर रहा है। अपाचे अंबारी है, अंबारी कैसे काम करता है। इस तरह पिग और हाइव है, ये हडूप के साथ ये उस टाइम पे ये आए थे। पिग हडूप के साथ आया था, याहू का प्रोजेक्ट है, हाइव जो है वो फेसबुक का प्रोजेक्ट है, तो ये फेसबुक ने उस वक्त अपने लिए बनाया था। पिग स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर आपके डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है पिग। और हाइव के लिए हाइव ज्यादातर एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है कि हमने एनालिसिस करना है, प्रोसेसिंग करनी है तो हम कैसे करें, तो हाइव हम उस वक्त यूज करते हैं। दोनों एसक्यूएल लाइक स्क्रिप्टिंग, ये दोनों में एसक्यूएल लाइक क्वेरीज होती है
यूज हो रही होती है, लेकिन एज इट इज एसक्यूएल नहीं होती, एसक्यूएल लाइक होती है, उसकी जैसे होती है। फिर जाहिर बात है आपने प्रोसेसिंग करनी है तो मशीन लर्निंग का थोड़ा सा कंसेप्ट आया था। मैंने हाउट और हडूप यान और मैप्रोड्यूस को यूज किया था, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट था, तो मैं हाउट और एच बेस वगैरह, ये एच बेस जो है ये यूज करता था। तो मैहाउट जो है वो मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, एसवीएम हो गया, केएनएन हो गया, के मीन्स हो गए, इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज लिखी हुई है या बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो आपने सिर्फ यूज करने हैं। कैसे यूज करने हैं? फिर ड्रिल जो है वो इंटरेक्टिव एनालिसिस है, जिस तरह आर एक लैंग्वेज है, ये अभी आई हुई है। एवरो एंड थ्रिफ्ट अभी से मरा दिए हैं, कुछ 3-4 साल हो गए हैं। तो जैसॉन और क्रॉस लैंग्वेज सर्विसेज के तौर पर यूज कर रहे हैं। थ्रिफ्ट, स्विफ्ट, जब आपके पास एक्स कोड के साथ लिखना होता है या स्विफ्ट के साथ आपने लिखना है या पाइथन के साथ लिखना होता है, क्योंकि ये हडूप जो कंप्लीट बेस कर रहता है ये आपके जावा बेस्ड होता है। और ये जो एच बेस है ये आपके पास जिस तरह ऑरेकल्स के नहीं है डेटाबेसेस वगैरह, उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये कंप्लीट वो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता एच बेस की तरफ काम किया। तो ये कुछ उनके सर ये तो फिर एक अलग ही फील्ड, सर ये अगर हम इस पे काम करें तो इसकी बड़ी वास्ट फील्ड है। ये तो मैंने सिर्फ अभी ये क्रॉप की हुई है, ये लाइब्रेरी अभी मैंने सिर्फ क्रॉप की हुई है। इसका अगर आप कंप्लीट इकोसिस्टम स्टडी कर लें तो ये अपाचे के लिए इतने ज्यादा लाइब्रेरीज हैं कि 2 BS हो सकते हैं इसके ऊपर। एक अलग ही फील्ड है, मतलब कि इस पे भी काम हो सकता है अलग सी। हाँ जी, और ये सारी लाइब्रेरीज यूज की जा रही है आजकल। डॉकर्स जो हैं या जो कोऑर्डिनेटर जो हैं, डॉकर यूज किया जाता है, वो क्या चीज है? वो इन्हीं लाइब्रेरीज के जो आजकल कंसेप्ट है डेवऑप्स का। डेवऑप्स से क्या मुराद है? डेवऑप्स है कि छोटे एपीआईज हैं, उनको हर एक जगह पे इकट्ठा करना और प्रोसेस वायर करता रहना। और कुबरनेटिस में यही काम हो रहा होता है कि वो छोटे छोटे एपीआई, छोटे छोटे सर्विसेज होते हैं, उनको बना के एक जगह पे रन कर रहा होता है। तो हर एक की सर्विसेज होती है, पिग, हाइव या मैहाउट की छोटे छोटे सर्विसेज बनाओ और इसे कुबरनेटिस पे या डॉकर पे इम्प्लीमेंट करो, वो आपको बना के दे देगा कंप्लीट एक मेन सर्विस, जिसके अंदर फर्दर छोटे छोटे सर्विस यूज किए जाते हैं। वो डेवऑप्स इंजीनियर होता है। तो ये हडूप का कोई इकोसिस्टम है जिसमें और भी काफी ज्यादा एपीआईज हैं, जो हिस्सा हम इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये हडूप के साथ साथ स्पार्क जो आजकल यूज किया जा रहा है, स्पार्क को भी हम पढ़ेंगे, हडूप भी हम पढ़ेंगे। हडूप और स्पार्क दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो फर्क है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये स्पार्क में हो रहा था, ये हडूप में हो रहा होता है। और हडूप में क्या चीजें, क्या वो डिफिकल्टीज हैं, क्या वो चैलेंजेस हैं जो हडूप सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो तब स्पार्क का नाम नजर आ गया, तब स्पार्क का कंसेप्ट आ गया। और स्पार्क के अंदर वो क्या क्या चीजें हैं, वो क्या हैसियत है, या वो क्या क्वालिटीज हैं, या वो क्या कैपेबिलिटीज हैं जो हडूप में नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हडूप का आर्किटेक्चर है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट है, एक मास्टर नोड है और उसको स्लेव्स कहते हैं। फिर क्लाइंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास HDFS है, HDFS है आपके पास सेकेंडरी नेम नोड है और नेम नोड है, जॉब ट्रैकर है, टास्क ट्रैकर है और डेटा नोड है। ये सारी चीजें इसके अंदर कंसेप्ट है। स्लेव्स से मुराद ये है कि आपके नोड्स, अब नोड से मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर। यहाँ पे 2 कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, एक नेम नोड है और दूसरा डेटा नोड है। डेटा नोड से मुराद ये है कि वो नोड जिसके ऊपर जहां पे डेटा सेव हुआ है और काम चल रहा है और एग्जीक्यूशन चल रही है या प्रोसेसिंग चल रही है। जॉब ट्रैकर क्या करता है और नेम नोड क्या होती है, सेकेंडरी नेम नोड क्या चीज है, टास्क ट्रैकर क्या है, ये सारी चीजें 1 by 1 इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।
अच्छा, जॉब ट्रैकर कह रहे हैं कि जॉब ट्रैकर एक डायमंड प्रोसेस है। डायमंड प्रोसेस का पता है ना? नो सर। डायमंड प्रोसेस का भी नहीं पता? नो सर, नहीं पता सर। डायमंड प्रोसेस मींस कि वो प्रोसेस जैसे आप सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं वो ऑटो एग्जीक्यूशन पे आ जाता है। ठीक है, जो बैकएंड पे 24/7 रन हो रहा होता है। जब आपका सिस्टम ऑन है वो ऑन है, जब सिस्टम ऑफ है तब भी ये ऑफ हो जाएगा, जब सिस्टम ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जो अपाचे हडूप मैप रिड्यूस इंजन के अंदर ये रन हो रहा होता है। और उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं? सर्विसेज क्या है? विच फॉर्म्स आउट ऑल मैप रिड्यूस टास्क टू द डिफरेंट नोड्स इन द क्लस्टर्स। वो उस क्लस्टर में, आप क्लस्टर से मुराद ये हैं कि वो सर्वर और सर्वर के साथ जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं जिसको हम नोड कहते हैं, तो पूरे इसको हम कहते हैं क्लस्टर फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो उस क्लस्टर में जितने भी नोड्स हैं वो हर एक को मैप रिड्यूस टास्क से उसको इन्फॉर्म करता रहना। ठीक है, और उन नोड्स का डेटा अपने पास रखना कि जिनके ऊपर डेटा सेव हुआ है और वो कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में उनका कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी वो टाइमली वाइज वो इकट्ठे करते रहना कि हाँ जी कौन कितना काम किया, कौन से नोड ने कितने परसेंट काम किया, कौन से नोड ने कितने परसेंट काम किया, या कौन सा नोड आइडल पोजीशन के ऊपर है। ये सारी चीजें उसने जॉब ट्रैकर ने हैंडल करनी होती है। और नेम नोड इट इज आल्सो नोन एज अ मास्टर इन हडूप क्लस्टर। नेम नोड उस सर्वर को कहते हैं या उस डायमंड प्रोसेस जो कंप्लीट उस सर्वर को मैनेज कर रहते हैं, जिसमें जॉब ट्रैकर भी इंक्लूड है, जिसमें टास्क ट्रैकर भी इंक्लूड है, जिसमें डेटा नोड भी इंक्लूड है। वो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन अपने पास रख रहा होता है। इसमें लिखा नेम नोड स्टोर्स मेटाडेटा ऑफ एक्चुअल डेटा, कि मतलब वो एक्चुअल डेटा को वो अपने पास उन्होंने रखा है कि हाँ जी कहाँ पे क्या चीज है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो आप गूगल से क्यूरी करते हैं वो विद इन माइक्रो सेकंड या विद इन नैनो सेकंड आपको रिस्पांस कर लेता है। तो क्या कर लेते हैं, उसके पास डिफरेंट नेम नोड्स लगे हुए हैं और हर एक नेम नोड के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो जैसे आप कुछ लिखते हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको लिस्ट डिस्प्ले हो रही होती है, और साथ में वो लिंक भी बता रहा होता है, कुछ कंटेंट भी बता रहा होता है। तो इसलिए फाइल नेम जी सोर्स भी बता रहा होता है, सब कुछ बता रहा था। तो इसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स या ब्लॉक आईडीज, ब्लॉक लोकेशन, नंबर ऑफ रेप्लिकास एंड स्लेव रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, ये हर एक चीज नेम नोड अपने पास स्टोर कर रहा होता है। जिस तरह आपके पास सर्वर होता है, सर्वर में हर एक चीज का डेटा आपके पास स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सर्वर का कंसेप्ट ये है कि वहां पे डेटा एक्चुअली स्टोर हुआ होता है। नेम नोड में एक्चुअल डेटा नहीं होता आपका, एक्चुअल डेटा के लिहाज से जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो होती है नेम नोड में। इसलिए लिखा हुआ है नेम नोड स्टोर्स मेटाडेटा ऑफ एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा किसी और जगह पर पड़ा होता है, किसी और नोड के ऊपर पड़ा होता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो नेम नोड के पास होती है, क्योंकि नेम नोड फिर डेटा नोड को कहता है, उस स्लेव नोड को कहता है कि हाँ जी किसी यूजर ने क्वेरी की है इस डेटा के लिहाज से जो आपके पास पड़ा हुआ है, तो काइंडली एंटरटेन करो। वो एंटरटेन करना शुरू कर देता है, वो आपके पास लिस्ट में आना शुरू हो जाती है। इट मैनेजेस फाइल सिस्टम नेम स्पेस एंड रेगुलेट्स क्लाइंट एक्सेस टू फाइल। वो ये भी अपने पास सेव कर रहता है नेम स्पेसेस एंड रेगुलेट्स क्लाइंट एक्सेस टू फाइल, और चेक कर रहता है कि क्लाइंट को ये किया ये एक्सेस है या नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है आपके पास सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है गूगल से जो आपको एक्सेस है, जो पब्लिकली अवेलेबल है।
जो प्राइवेट वीडियोस हैं या प्राइवेट चीजें हैं वो तो अवेलेबल नहीं है। एक मिनट कॉल आ रही है, मैं जरा सुन लूं। अच्छा बेटा, वापस अटेंडेंस हो रहा है कि ये एक मिनट, सारे प्रेजेंट हो ना? यस सर। वो एक बंदा है अहमद अफजल है? ये बंदा ना मेरी तरह भी निकालेगा और अपने अपने तो ये चेक करो, आज फिर भी नहीं आया यार, ये क्या बंदा है? ये विथड्रॉ भी नहीं होता। लगता है यूनिवर्सिटी था इसके डायरेक्टर आते हैं। लगता है इसके पास यूनिवर्सिटी की कोई वीडियो पड़ी हुई है जिसकी वजह से सर कैसी वीडियो? पता नहीं, इसकी वजह से अहमद साहब को देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी शौकत खानम के साथ बातें कर रही थी वीडियो कॉल पे। अच्छा लेक्चर खत्म हो रहा है, अभी 150 पे है। अच्छा अभी हम लेक्चर नंबर 35 पे हैं, तो स्लाइड नंबर 35 पे हैं और 53 हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है? ओके सर। और आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि डिस्कशन कर सकें, मैं मौलाना तारिक जमील साहब की तरह बयान न करना शुरू कर लूँ। नहीं सर, अपलोड हो गया, अच्छा लगता है, अगला पढ़ के आएंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको शेयर भी की हुई है, तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आ जाएं और हडूप को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगरेशन करके और एक एप्लीकेशन या एक छोटी सी टास्क रन करके वीडियो भी बनानी है। ओके सर। इजीली मतलब कि इंस्टॉल हो जाता है ये। ओके बेटा। ओके सर। ओके सर। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके सर, फी अमान अल्लाह। जो अटेंडेंस नहीं लगानी थी। अटेंडेंस हो गई बेटा? आपकी लगा दी बेटा अफसीन साहब? सर पता है। जी जी सर अभी 10 मिनट्स हैं तो आप मेरा रिव्यू कर दें। बेटा इसके बाद मेरा एक और लेक्चर शुरू होता है, मैंने वो मीटिंग भी बनानी है और उस मीटिंग में जाना भी होता है ना बेटा, उसके बाद डायरेक्ट। चलें ठीक है सर, 3:30 आज। हाँ जी बेटा। सर 3:30 बजे के बाद रिव्यू होगा सर। जी 3:30 बजे के बाद रिव्यू होगा सर। 3:30 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं बेटा, टीम के ऊपर कॉल कर सकते हैं आप मुझे। ठीक हो गया सर, ठीक। हाँ जी बेटा। ओके ओके बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।